सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और ये आज अपनी क्लास नंबर 10 है, जिसमें हमने 9 क्लासें पूरी कर ली है, जिसमें हम डेली अपने हरियाणा का सामान्य ज्ञान, विषयों की जीके और अपनी इंडिया की जीके और साथ में हिंदी क्लास करते थे। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि अपने हरियाणा जीके के साथ में ना इंडिया की जीके स्टार्ट करो सर। तो आज हम वैसे ही अपने हरियाणा की जीके और अपने इंडिया की जीके स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी और जिसमें से आपको पूरा सिलेबस कवर भी करवा देंगे क्वेश्चन की डिटेल के साथ में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आराम से अपने नोट्स बनाते रहें। और आज की सीरीज़ का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? जय सरस्वती माँ का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ अपनी। अपना पहला क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ये किया गया था 1949 में। और जो ये सच्चर फार्मूला ये क्या था, किस तरह से हुआ ये आपको हम आज बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखो भाई, 1949 में ना सिख नेता कौन थे? मास्टर तारा सिंह ने अलग है ना पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी भाई। ठीक है, सबसे पहले किसने मांग उठाई थी? 1949 में सिख नेता कौन थे? मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई। और इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? भीमसेन सच्चर। ये थे, मैन था ये भीमसेन सच्चर। सच्चर के नाम से ही ये सच्चर फार्मूला पड़ा था भाई। और इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था और उस फार्मूले का नाम क्या रखा था? सच्चर फार्मूला, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया भाई। ये देख लो, 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया सच्चर फार्मूला। मैन ये था सच्चर। ये जो भीमसेन सच्चर था ये था पंजाब के उस टाइम पे सीएम। ठीक है, और उस समय हरियाणा के 2 भागों में बट गया, हिंदी हो क्षेत्र और पंजाबी एक क्षेत्र में भाई। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था भाई। कब हुआ था ये हुआ था अक्टूबर 1965 में। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या डिटेल है भाई कि 1965 में ना सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ। सीमा आयोग का गठन किस में हुआ? सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, और 23 अप्रैल 1966 को जे सीसा आयोग अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया। और 18 सितंबर 1966 में भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया भाई। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बनी गया था। चलो भाई आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था भाई हरियाणा का? ये इंडिया का नहीं पूछ रहा, हरियाणा का पूछ रहा है। ये था सन्नो देवी। ठीक है, पहली विधानसभा का सभापति श्रीमती सन्नो देवी थी और इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक रहा भाई। ठीक है, और प्रथम विधानसभा हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा थी भाई, प्रथम, क्योंकि मनोनीत किए गए थे, निर्वाचन नहीं थे पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये भगवत दयाल शर्मा। बेरी झज्जर से संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, और बेरी को धनाड्डा की लोगों की नगरी भी कहा जाता है भाई। आ जाओ भाई आगे। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है भाई? सभी को पता होगा इसका तो। पंचकुला में अपना सही आंसर है, पंचकुला। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम कब की गई थी? 1935 के तहत हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 को की गई थी भाई। अधिनियम कौन सा था? 1935। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आलोक वर्मा को शपथ राज्यपाल सत्यदेव आर्य व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिलवाई थी भाई। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? किससे लिया था भाई? कर्म भूमि इसकी क्या थी? ये थी हिसार। ठीक है, इस और क्या है डिटेल में? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था भाई। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने इसी आंदोलन में भाग लिया। इनका जन्म कब हुआ था भाई? 23 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा जिले के वैश्य अग्रवाल परिवार में हुआ था भाई लाला लाजपत राय का जन्म। और लाहौर में अपनी परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने लाहौर में वकालत भी की थी भाई। ठीक है, और इसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं भाई? किसकी लगती हैं? उस
यानी कि जो नारनौल रेवाड़ी ये महेंद्रगढ़ वाला है उसमें किसकी लगती है ज़्यादा? राजस्थान की लगती है। ये अपना सही जवाब इसमें राजस्थान, नारनौल क्षेत्र के तीनों राजस्थान प्रदेश की सीमा लगती है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। ये बताया था ना कल भी क्वेश्चन ये भी आया था, और आज देखो किस तरह से एग्जामिनर से लैंग्वेज बदल दिया। पानीपत के बहौली में कौन सा कारखाना है? कौन सा है? तेल शोधक, जो ये रिफाइनरी है, सभी जानते होंगे इसको। और यह तेल शोधक कारखाना डिटेल में है इसके। तेल शोधक खाना हरियाणा के पानीपत में स्थित है भाई। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से साथ में ये रिफाइनरी है भाई। और यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत पेट्रोलियम संयंत्रों में से एक है भाई। ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छी है भाई, अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपने अच्छे से कॉपी के अंदर लिख लेना भाई, क्योंकि जब है ना एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना अच्छे से रिवाइज कर लोगे। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? हीरो होंडा ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी में स्थित है। और इसके अलावा चमड़े के जूते बर्तन बनाने का कारखाना भी है। और स्लेटी पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भाई? ये रेवाड़ी में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया, स्लेटी पत्थर। चलो भाई, ये क्वेश्चन ने तो ना बिल्कुल ही तहलका मचाया एग्जामों में। ठीक है, ये हर बार ही पूछा गया है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की थी? किसमें शुरू की थी भाई? ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, ये पानीपत में। और प्रधानमंत्री के द्वारा ये 22 जनवरी 2015 को ऐतिहासिक धरती के समूचे देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था भाई। ठीक है, और 24 जनवरी को इस अभियान की चौथी वर्षगांठ मनाई गई थी। ये 2018 का क्वेश्चन है भाई, ये 2018 में आया हुआ है, देख लो। इस दिन हरियाणा को ऑल ओवर ट्रॉफी के साथ 4 पुरस्कार मिले थे। ठीक है भाई, चलो भाई आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर मंडी कहलाता था? कौन सा कहलाता था भाई? सही जवाब अपना यमुनानगर। यमुनानगर का पहले अब्दुल्लापुर था भाई। ठीक है, यमुनानगर जिले को पहले अब्दुल्लापुर मंडी कहते थे। और यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिलों की स्थापना हुई थी। और हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई ये। ठीक है, और आप बता सकते हो तो बताना ये 4 जिले कौन कौन से थे। और पानीपत नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में स्थित है, जो ये पानीपत ऑप्शन है ना ये। और फरीदाबाद हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और अम्बाड़ा का क्या है? अम्बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी भाई। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? कौन सा भाई? यह है पीपल। और पीपल भारत में पाए जाने वाला कूलर की जाति का एक विशाल वृक्ष है। जाति कौन सी है भाई इसकी? कूलर। और यह हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष है। और भारतीय संस्कृति में इसे विशेष स्थान दिया गया है। इसके अनेक प्रॉपर पूजा भी की जाती है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। आपको सभी को पता ही होगा। और सब पेड़ है ना रात को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हमें ज़रूरत होती है रात को ऑक्सीजन की। ये तो हमारे नेचुरली है, हमें तो 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने कि लोग इसको न काटे, इसलिए उनको भ्रम फैला दिया कि पीपल के पेड़ में भाई सिरकटा भूत रहता है। अरे समझदारो भाइयों, तो जिस भूत के सिर ही नहीं होगा तो क्या करेगा? चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो बस कथाएं थी। आगे आ जाओ भाई, लेकिन रियल बात भी यही है भाई। ठीक है, और हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं, कौन कौन से हैं? कौन बने थे भाई? ये करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें क्या बताया गया है? हरियाणा के 4 मंडल थे, लेकिन अब हरियाणा में 2 नए मंडल करनाल और फरीदाबाद बनाए गए हैं। हरियाणा में 10 नए उपमंडल भी बनाए गए हैं। ठीक है, हरियाणा में 10 नई तहसीलें, 3 नई सब तहसील और 14 नए ब्लॉक बनाए। इसको आप भले मत याद करना, लेकिन आप ये याद कर लेना, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते ना। ये तहसीलों वाला भी आपको एक दिन क्लियर करेंगे। एक छोटी सी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे सब चीज़ें। इसमें अब ये देख लेना, अपने 6 मंडल है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? कहाँ पर है भाई? ये है गुरुग्राम में।
औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। उद्योग विहार गुरुग्राम जिले में एक औद्योगिक संपत्ति है भाई। ये गुरुग्राम में 1200 से अधिक औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां हैं भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? किस चीज़ को, कौन से धर्म को मानने वाले लोग? ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। और डिटेल में क्या बताया है, हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, जो 87% है भाई। चलो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? किसका रहा है? निकी गुरुग्राम का रहा है जी, और हिसार का भी रहा है जी, और रोहतक का भी रहा जी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। और स्वतंत्रता की चिंगारी कब हुई थी, कब उठी थी? ये 10 मई 1857 में शुरू हुई थी। और इस चिंगारी ने मई 1857 में मेरठ में आग का रूप ले लिया था, जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाता है। और इस क्रांति में हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार और रोहतक जिले का विशेष योगदान रहा है। और हरियाणा वासियों ने इस संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था भाई। ठीक है, चलो आगे भाई, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? किसने जीती थी भाई? जो 1526 में हुई थी, ये जीती थी बाबर ने। और हार कौन गया था? इब्राहिम लोदी। और डिटेल में क्या है, पानीपत का पहला युद्ध मोहम्मद, यानी कि ये मोहम्मद बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और ये लोदी वंश खत्म हो गया था भाई। और यह युद्ध 1526 में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। और किस स्थान पर? पानीपत स्थान पर, जहाँ 12वीं शताब्दी के बीच से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भाई, आ जाओ। अब पूछ लिया भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? ये किसने जीती थी? अकबर ने। लेकिन अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खां। और पानीपत का दूसरा युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। और यह युद्ध 5 नवंबर 1556, ये युद्ध 1556 तो सभी को याद है, लेकिन ये 5 नवंबर याद कर लेना भाई। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हर्षकालीन तांबे के सिक्के किस जिले में पाए गए थे? कहाँ पे पाए गए थे भाई? बहुत बार क्वेश्चन करवा लिया, ये सोनीपत में पाए गए थे भाई। और डिटेल में क्या है, सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और सोनीपत एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। और यहाँ खुदाई के दौरान क्या मिले? युद्ध काल के सिक्के और महाराजा हर्षवर्धन के तांबे से बनी एक मोहर प्राप्त हुई है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा का मिलेनियम सिटी कौन सा है? कौन सा? ये सही उत्तर है अपना गुरुग्राम। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। इसे हरियाणा की मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, सपनों की नगरी भी। और ये मॉल वगैरह ये सब, यानी गुरुग्राम कॉमेडी सिटी, सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के उसमें सब क्षेत्र में इसको पहले नंबर पर रखा गया अपने हरियाणा में। और हरियाणा गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा मिला था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पशु पूछ लिया भाई, हरियाणा का पशु कौन सा है? राज्य पशु ये कौन सा है? काला हिरण। और काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। और काला हिरण को भारत का एंटीलोप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? काला हिरण को भारत का एंटीलोप। और इसके कंधे की ऊंचाई 74 से 84 सेंटीमीटर होती है। और यह जीव वैज्ञानिक जाति का भाई। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना भाई। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? कौन सा भाई? ये गुरुग्राम ही है। ठीक है, जो मैं भी बात कर रहे थे, हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर गुरुग्राम है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हमें सबसे अधिक यहाँ ही की प्राप्त हुई है। कितनी हुई है? 84%। चलो जी, आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना,
टूल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है ये? पंचकुला के पिंजौर में। जो HMT बोलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हरियाणा के पिंजौर में स्थित है और एशिया की सबसे अच्छी 17वीं शताब्दी के मुगल गार्डन और हिंदुस्तान में इंटरेस्ट के कारखानों के लिए जानी जाती थी भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? करनाल और कुरुक्षेत्र। और हरियाणा में करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर और सोनीपत में धान, सामान्य व बासमती की अच्छी खेती होती है भाई। और अच्छे गुणवत्ता वाले चावल करनाल और कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, और अभी तो बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है। का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? भगवान का निवास। ठीक है, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवान का निवास है भाई। ठीक है, ये बगीचा राज्य, इनका तो कोई लेना देना था भी नहीं। ठीक है, आसानी से भी लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ है? किसका हुआ भाई? ये तो सभी को पता ही होगा, बहुत ही तगड़ा बाबा है भाई ये, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव का नाम रामकृष्ण यादव था और संन्यास लेने के बाद इन्होंने अपनी नाम स्वामी रामदेव कर लिया था भाई। ठीक है, इनके कोई गुरुकुल में कोई किताब फंसी है योग वाली। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। जन्म कब हुआ था भाई? 25 दिसंबर 1965 को। और पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत रामदेव व बालकृष्ण ने हरिद्वार में कब की थी? 2006 में। ये क्वेश्चन मिल सकता आपको कब? 2000। प्राचीन नाम क्या है? यह है जयंतीपुरी। और इसके डिटेल में क्या बताया गया भाई कि जींद शहर के बारे में मान्यता है कि शहर की स्थापना पांडवों ने की थी और यहाँ पर जयंती मंदिर की स्थापना की और जीत के लिए देवी की उपासना की और इसी मशहूर जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नाम पड़ा था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, भाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? ये चौधरी छोटू राम को माना जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बहुत 2-3 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे आपको। ठीक है, देखते हैं क्या सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में। सबसे पहले तो बात यही है। और कहाँ पे हुआ था? गड्डी सापला में हुआ था भाई। ठीक है, और सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के प्रमुख राजनेता, देश स्वतंत्र भारत के एक विचारक थे भाई। और छोटू राम का असली नाम क्या था भाई? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या था? रिचपाल। और छोटू राम आज़ाद नीतियों के समर्थक थे और छोटू राम ने भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था और इन्हें भाखड़ा बांध का जनक भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी भाई। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मिल गए। एक तो जन्म मिल गया, एक मृत्यु मिल गई। और इनका बचपन का नाम क्या था? रिचपाल था भाई। और जन्म कहाँ पर हुआ था? गड्डी सापला में हुआ था। जो ये हाईलाइटर कर रखे हैं ना भाई, ये इसलिए कर रखे हैं। और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, हरियाणा के कितने जिलों को NCR क्षेत्र में माना जाता है? वैसे ये 2017 से का तो माना जाता था 14, लेकिन अब ऐसा नहीं, अभी बदल गए हैं। ये क्वेश्चन तो आप याद भी नहीं करना। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1937 में हरियाणा में किस मिल की स्थापना हुई थी भाई? कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी भिवानी में। टेक्सटाइल मिल जो आपको पता होगा 1937 में हुई थी। और 1937 में ग्रासिम कपड़ा मिल्स नामक मिल की स्थापना की थी। हरियाणा में यह पहली कपड़ा मिल थी जो भिवानी में 1937 में स्थापित की गई थी भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या मुहावरा है भाई? हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना क्या होता है भाई? ये खुशामद करना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन क्या अपना, चलो ये डिटेल देख लेते हैं। चिलम भरना एक हरियाणवी मुहावरा है जिसका अर्थ है खुशामद करना, रात खुश करना। जब हम किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं तो उसको ये चिलम भरना कहते हैं। ठीक है, चलो भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है भाई? घर में मेहमान या प्रस्थान करने का। क्योंकि अभी तो ये मोबाइल फ़ोन हो गए, नहीं तो पहले तो ऐसे ही बोलते थे भाई, काग बोल रहा हो तो तब भी मेहमान आएगा। मेहमान क्या, बच्चे तो यही बोलते थे कि मामा आएंगे आज। चलो भाई, पहले की बातें तो अलग ही थी, आजकल तो सब पता ही पहले ही चल जाता है। ठीक है, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना घर में प्रस्थान करने का सूचक है भाई। आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये साइकिल उद्योग के लिए। और कोविड के बाद ये बंद जैसा ही हो गया है भाई।
और सोनीपत नगर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 में सोनीपत जिला बना था भाई, ठीक है। और महाभारत के समय सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता था, और हरियाणा में सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं भाई, ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है, कहाँ पर है ये शाहबाद में। और हड़प्पाकालीन सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, और इसे सिंधुकालीन सभ्यता भी कहा जाता। नहीं भाई, ये रॉन्ग हो गया। और ये वाला है प्रश्न कल वाला। और अपने हरियाणा की तो हो गई है ख़त्म ये। और आज से हम अपनी भारत यानी कि इंडिया की जीके करेंगे, ठीक है। और सबसे पहला अपना क्या प्रश्न है, सिंधुकालीन सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह किस नगर में था, कहाँ पर था ये था लोथल में, ठीक है। आज से अपनी अभी यहाँ से इंडिया जीके स्टार्ट हो गई। ऐसे ही करेंगे हम दिल्ली, हरियाणा और इंडिया की। अगर आपने और किसी भी चीज़ अगर आप जरूरत हो तो आप बता देना, वो बाद में इंक्लूड कर देंगे, नहीं तो हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ये गोदीवाड़ा बंदरगाह हड़प्पाकालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल गुजरात में स्थित है, और वर्तमान में यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है भाई लोथल, ठीक है, बंदरगाह ये। इसके अतिरिक्त लोथल में घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, युगल समाधान, सेलखड़ी की मोहरें, नालियों की अच्छी व्यवस्था, आटा पीसने की चक्की और यानी बहुत सारे चक्की के 2 पार्ट भी आदि महत्वपूर्ण सब प्रमाण मिले हैं भाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये बहुत ही बेस्ट वीडियो है भाई आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। और आपको पता भी चलेगा कि ऐसे ऐसे ये भी था। आपको बस सीधा अगर ये ऐसा पढ़ा दिया कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर है, ये कहा भाई हनुमानगढ़ राजस्थान में। और जब तक आपको है ना उसका डिटेल का नहीं पता होगा ना आपको क्वेश्चन याद रहेगा ना उसका कोई फायदा है, ठीक है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहो और अपना ध्यान इधर उधर मत चूकने देना भाई 5 सेकंड भी। और इसका डिटेल में क्या है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा एक छोटा नगर है, यहाँ एक दुर्ग भी है, ठीक है। और यहाँ प्रमुख साक्ष्यों में कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, कच्ची ईंटों से बने 7 अग्निकुंड, जुते हुए खेत के साक्ष्य और ऊँट की अस्थि आदि प्रमुख है भाई। देखा ये बातें कहाँ से आपको मिलती। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे था, कौन सी नदी के किनारे था, ये था रावी नदी के किनारे। और सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिटगुमरी जिले में स्थित था। और इसकी खोज वर्ष 1921 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और यह सिंधुकालीन सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था भाई, ठीक है, स्थान है ये। और इसी कालीन सभ्यता को हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हड़प्पाकालीन स्थल बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी RS बिष्ट। और इसका आज नाम आप ध्यान से देख लो, इसका नाम है रविंदर सिंह बिष्ट। और हड़प्पाकालीन स्थल बनावली वर्ष 1973-74 में खोजा गया था भाई, कब, 73 और 74 में। और इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। और यह स्थान घग्गर नदी के किनारे हिसार फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है भाई। और यहाँ पर पाए जाने वाला प्रमुख साक्ष्य क्या है, मिट्टी का हल। और हमने कहाँ मिला था, ये अपने ये कालीबंगा में जो राजस्थान में है। नदी के किनारे पाए जाने वाला प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल निम्न में से कौन सा है भाई, कौन सा ये है लोथल। और इसके डिटेल में क्या है, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और लोथल को हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर भी कहा जाता था। और लोथल की खोज किसने की थी, SR राव ने 1955 से 62 में की थी भाई। और लोथल से मिले प्रमुख साक्ष्यों में घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, युगल समाधान, सेलखड़ी की आदि मोहरें है भाई, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, ये है देमाबाद। और देमाबाद गोदावरी की सहायक नदी परवाह नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव है तथा और पुरातात्विक स्थान भी है भाई ये। और जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है, ठीक है। और यह स्थान BP बोबदीकर द्वारा खोजा गया था। कौन थे ये, BP बोबदीकर।
और सिंधु सभ्यता का उत्तर में मांडा, मांडा कहाँ जम्मू में, और पश्चिम में मकरान समुद्र तट बलूचिस्तान और सुतकोगडोर तक, और पूर्व में आलमगीर और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। देख लो अब ये कहाँ से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा साक्ष्य के रूप में किसे सिंधुकालीन स्थल से मिला है? कहाँ से मिला भाई? ये मिला है हड़प्पा से। और इसमें डिटेल में क्या है, सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है, जो सर्वप्रथम खोजा गया था और जिसके कारण इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधुकालीन सभ्यता से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। संविधान में गड्ढे, ईंटें, लगानों के प्रमाण, कांसे के दर्पण, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधों की मूर्तियां भी हड़प्पा स्थल से मिले हुए साक्ष्य हैं भाई। ठीक है, हड़प्पा बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भाई। ठीक, आगे आ जाओ। और हड़प्पा कालीन सभ्यता में सोने के उत्पादक केंद्र कहाँ थे, कहाँ पर थे ये थे कर्नाटक में। और कर्नाटक में अभी डिटेल देख लेते हैं इसकी। हड़प्पा सभ्यता में सोने का उत्पादन अक्षेत्र मैसूर कर्नाटक में था। इसके अतिरिक्त राजस्थान, मद्रास, बलूचिस्तान, तांबा, अजमेर, सिरसा, कश्मीर और काठियावाड़ बहुमूल्य पत्थरों के केंद्र है भाई ये हड़प्पा कालीन के। और अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? कितना भाई इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसके डिटेल में क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 129,96,00 वर्ग किलोमीटर था। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी थी? 1400 किलोमीटर थी। और इसमें पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी भाई, 1600 किलोमीटर थी। चलो आगे आ जाओ। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा किए जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन सा था? शयनश्वर अपना आदि शिव। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। और इसके डिटेल में क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग है ना मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर व पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण थी, जिसके दाई ओर चीता और हाथी था और बाईं ओर गेंडा और भैंसा लगे हुए हैं भाई, छपे हुए हैं। इनको देख लेना, दाई ओर कौन था? चीता और हाथी, और बाईं ओर कौन था? गेंडा और भैंसा। और आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हैं और सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है भाई। सिर पर कैसा है? त्रिशूल जैसा आभूषण है। और इसे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किससे थे भाई? ये लोहा से थे। और सबसे पहले यूज क्या किया था? तांबा। और हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग सोना और तांबा आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। और उत्खनन में मिले साक्ष्यों के अनुसार सोना कर्नाटक से, तांबा राजस्थान से और सीसा राजस्थान से व अफगानिस्तान से कई स्थानों से पाया गया, परंतु लोहे के बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं भाई। ठीक है, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग लोहे से अपरिचित थे, नहीं लोहे को नहीं जानते थे भाई ये। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? किस धातु की बनी हुई है ये बनी हुई है कांस्य की। कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, उससे तो आप सुन ही सकते हो। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन के दौरान बहुत सी वस्तुओं में एक नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो, ये लड़काना पाकिस्तान से मिली है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी भाई। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं? क्योंकि भाई बहाने लगाने वाला तो बहाने लगा के जाएगा भी छोड़ के क्लास को। ठीक, और जो पढ़ने वाला बच्चा रुकेगा भी, देखेगा भी और अपने नोट्स भी तैयार करेगा। ठीक है, और ये है ना जो क्वेश्चन, इससे नोट्स तैयार ऐसे हो जाएंगे आपको, अब नहीं, आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी ना उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपने नोट्स बना लो। और इसका क्या इसका सही आंसर, ये कालीबंगा। अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में एक कालीबंगा महत्वपूर्ण, और यहाँ से प्रमुख चीज़ें मिली हैं। उनमें ईंटों के बने हुए 7 अग्निवेदिका मिली हैं
और इसके अतिरिक्त ऊँट की अस्थियाँ, खिलौने, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं भाई। और कालीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के पास घग्गर नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद करना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे ऊपरी छोर पर स्थित स्थल कौन सा है? मांडा। किस नदी के किनारे स्थित है? ये है चिनाब नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है, और हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे ऊपरी छोर मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्थलों में मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी के, रोपड़ का है सतलुज नदी, और आलमगीरपुर ईडन नदी, और लोथल बोगवा नदी के किनारे स्थित है भाई ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो सब बता दी इसमें। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है, हड़प्पा रावी नदी के, रोपड़ है सतलुज, आलमगीर ईडन नदी, लोथल बोगवा, ये सब अच्छे से याद कर लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पाकालीन सभ्यता की सबसे विशालकाय इमारत कौन सी है? देखो इसमें हम आपको कल भी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। इस क्वेश्चन में देखो स्नानागार भी दिया और अनानागार भी दिया है। ठीक है, इसमें कई बार बच्चे स्नानागार लगा देते हैं और कई सारी बुकों में भी स्नानागार ही लिखा हुआ है। इसका सही आंसर है अनानागार। जो जहाँ पर अन्न इकट्ठा करेंगे वही चीज़ बड़ी होगी, जहाँ पर स्नान करते हैं वो चीज़। ठीक है, और इसके डिटेल में क्या है? उत्खनन के दौरान हड़प्पाकालीन सभ्यता की कई महत्वपूर्ण कृतियां के स्थानों को पता चला, जिसमें विशाल स्नानागार, अनानागार, जलकुंड और सभागार, ये चारों जैसी विशालकाय आकृतियां मिली हैं भाई। और इनमें से सबसे बड़ा आकार अनानागार का था जो मोहनजोदड़ो से मिला भाई। ठीक है, सबसे बड़ा है अनानागार। अगला क्वेश्चन क्या अपना? सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती थी? किससे? दाएं से बाएं। ठीक है भाई। और हड़प्पाकालीन सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसके अब तक सही रूप से पढ़ा नहीं जा सका भाई। और यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी भाई, जिसे उर्दू की तरह ही लिखी जाती है भाई ये। ठीक है, आगे आ जाओ। और हड़प्पाकालीन सभ्यता के दौरान तौल की गई का माप क्या था भाई? ये क्या था? 16 के अनुपात में। और हड़प्पाकालीन सभ्यता के दौरान व्यापार में सुगमता के लिए तौल की इकाई निर्धारित की गई थी। और तौल की एक इकाई का अनुपात कितना था? 16 के अनुपात। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना? सिंधु सभ्यता में व्यापार किन किन अन्य देशों के साथ होता था भाई? किन? यानी कि ईरान के साथ में। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में व्यापार भारत के विभिन्न हिस्सों में होता था। और जैसे राजस्थान हो गया, दक्षिण में कर्नाटक और विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे भाई, जिनमें से मुख्य ईरान से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं भाई। ठीक है, और ईरान में उत्खनन के दौरान एक हड़प्पाकालीन मटकैनों का सुराही मिली है, सुराही होती है जो जिस पर हड़प्पाकालीन सभ्यता की चित्रकारी में चाक मिट्टी का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, ये बस नॉलेज के लिए आप बस जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखकर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए हम ये रिवाइज करवा रहे हैं। और अमरी संस्कृति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था भाई? देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे, ये बुक में ही नहीं है। कहाँ से नहीं है भाई? बुकों में है ये सब क्वेश्चन। अमरी संस्कृति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये सिंध में। और अमरी पाकिस्तान के दादू जिले सिंध प्रांत में एक प्राचीन स्थल है भाई, जो 3600 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन है। ठीक है, और यह ढेर हैदराबाद पाकिस्तान के 100 किलोमीटर दूर से अधिक उत्तर हैदराबाद दादू रोड पर मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है भाई। और सबसे शुरुआती चरण एक मजबूत शहर था। ये अपने तेलंगाना वाला हैदराबाद नहीं था, ये अलग है, जो 3600 से 3300 ईसा पूर्व तक विकसित हुआ और सिंधु सभ्यता के प्रांत हड़प्पा चरण से संबंधित था भाई। ठीक है, ये अपनी आज की अपनी ये हड़प्पा जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे आगे वैदिक सभ्यता। इनके बाद में फिर अपने सल्तनत काल, ये मौर्य काल, ये सब चीज़ें यानी कि इसमें भी हो जाएगा। और कुछ आने वाले आगे में हम सब में कवर कर देंगे भाई। आपको जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देंगे, ये वादा है भाई अपना। और 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ये है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही मंत्र लिया गया। और ये अपना जो सुबह सुबह गायत्री मंत्र बोलते हैं इसको, ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र लिया गया भाई ऋग्वेद से। और इसमें डिटेल में क्या है? ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है भाई। ठीक है, और इसमें
10 मंडल है, 1000 संयुक्त। ये भी कई बार पूछ लेता, कई कितने मंडल है, ये 10 मंडल, 1028 संयुक्त और 10,462 मंत्र है भाई। ठीक है। और मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों के कुछ मतभेद हैं। मंत्रों के देवताओं की स्तुति की गई है और इसमें देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं भाई। और ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र। ये बस अपने है ना कान खोल के अब सुनते जाना भाई, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? कौन सा भाई? ये ऋतु सूत्र। ऋतु सूत्र अग्नि, सोम, पशु के महान बलिदानों के अनुष्ठानों से संबंधित है। और सूत्रीय भारतीय ज्यामिति की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं जिसमें जटिल वैदिक अग्नि वेदियों के मापन और निर्माण के निर्देश है भाई। ठीक है। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में ये है माया, जादू, मंत्र या टूणा टपटा होता जो ये विस्तार में बताया गया? कौन से में बताया गया? ये बताया गया भाई अर्थवेद में। ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थवेद में है ना माया, जादू, मंत्र, टोना टोटका वाला वेद भी कहा जाता है भाई इसको। ठीक है। और ये इकलौता वेद है जिसकी रचना आर्यों द्वारा नहीं की गई थी भाई। और आयुर्वेद की दृष्टि से अर्थवेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है भाई। और अर्थवेद में शांति, पुष्टि और अभिसारी दोनों तरह के अनुष्ठान वर्णित है। ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? चलो आ ही गया क्वेश्चन, ये है रज हरियाणे। और इसके डिटेल में क्या है भाई? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। ठीक है। और पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मापदेश के नाम से जाना जाता था। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है। और यह शब्द हरिबंका से लिया गया भाई। ठीक है। किससे लिया गया? हरियाणा हरिबंका से, जो भगवान हरि की पूजा भगवान इंद्र से जुड़े हुए हैं। और इस क्षेत्र पर उस राजा के ने शासन किया था और उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा था भाई। ठीक है। चलो आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी भाई? किस में हुई थी? ये हुई थी संस्कृत में। और वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। और इन वेदों का संकलन ऋषियों ने किया था। और वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है भाई। और वेद कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और ये क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत बार आ गया, इनको उल्टा सीधा करके ये बोलता है सीक्वेंस वाइज लिखो। तो आपने अभी देख लेना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है भाई। देख लो, ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। और इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है? निष्क नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वैदिक कालीन स्वर्ण मुद्रा। ठीक है। निष्क नामक सिक्के को वैदिक कालीन स्वर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। और यह चांदी के होते थे और इन्हें पंचमारक सिक्के भी कहा जाता था। और वैदिक कालीन में सर्वप्रथम सिक्कों का उपयोग हुआ था। और इससे पहले यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली से किया जाता था भाई। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। ये बस वेदों के बारे में इतना ही पूछ सकते, इससे ज़्यादा तो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है। और ये अपना अगला है टॉपिक महाजनपद काल, मगध का उदय और मौर्य साम्राज्य भाई। ठीक है। सबसे पहले तो अपना क्या क्वेश्चन है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था भाई? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। क्या था? विराटनगर। आपको सीक्वेंस वाइज ही करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए ना उन्हीं के सीक्वेंस से हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई। ठीक है। तो ये था अपना सेनस्वर है विराटनगर। और अगला क्या क्वेश्चन है भाई अपना? मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? ये पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम है भाई। ठीक है। और अरियंग वंश के राजा कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र ने 461 से 445 ईस्वी तक एक नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो व्यापारी और सामाजिक
ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो अब कैसा है, अच्छे से अपने कॉपी के अंदर लिख लेना भाई। और मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, खालिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर ये पाई जाती है? सारनाथ में। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने। कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में। उसमें शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह है और अशोक स्तंभ पर भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका यह शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, जो ये सिंह है इनमें कितने जो ये शेरों का मुंह दिखाई देता है तो 4 लेकिन दिखते हैं 3। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? ये हुआ था भाई कुमार गुप्त के समय में। और नालंदा विश्वविद्यालय के में बिहार में पटना के पास लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। और इसका निर्माण गुप्त काल के शासन कुमार गुप्त के समय में हुआ था और वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया भाई। चलो भाई आ जाओ अगली बात। क्या अपनी अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? किसने की थी? ये पुष्यमित्र शुंग ने। और बृहद्रथ इस डिटेल में क्या है भाई, क्योंकि मेन फोकस डिटेल पे रखना है। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था भाई। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। और उसकी हत्या उसके सेनापति किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और तब शुंग वंश की नींव रखी थी भाई। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था भाई। उसमें 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पूर्व किस राजवंश का शासन था? किसका था? यह भी पढ़ के आए, मौर्य वंश का था भाई। और शुंग वंश के मगध का शासन करने से पहले मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी भाई। और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था भाई। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगला अपना क्या क्वेश्चन है, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? कौन सा था भाई? ये था मगध। और इसके क्या डिटेल, 16 महाजनपदों में से मगध सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद उभर कर सामने आया था भाई। और इसकी आरंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। मगध पर बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। आप है ना बहुत सारे पजल हो गए बिंबिसार और बिंदुसार में, इसको अब आराम से देखते रहना। मगध पर किसका था? बिंबिसार। कौन से वंश से? आर्यक वंश से। और इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन क्या है, मगध के किस शासक को पितरहंता के नाम से जाना जाता है? किसको ये जाना जाता है भाई? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को पितरहंता अर्थात अपने पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, पितरहंता का अपने पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। किसको? अजातशत्रु। क्योंकि इनके परिवार में ही रहा ऐसे, उसने अपने राज के लिए अपने पापा को मार दिया, फिर इसके बेटे ने उसको मार दिया, ऐसे ही चलता रहा भाई। ठीक है, अजातशत्रु मगध के शासक बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना था और अजातशत्रु हरेक वंश का शासक था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या है, महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? ये रखी थी अजातशत्रु ने। और पाटलिपुत्र की नींव अजातशत्रु ने रखी थी। और अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटली ग्राम में किला बनवाया था। कौन से संगम पर? गंगा और सोन नदियों के संगम पर। ठीक है, और पाटलिपुत्र की नींव रखी थी और बाद में उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे क्या है, मौर्य वंश ने पहले मगध में किस राजवंश का शासन था भाई? मौर्य वंश से पहले कौन सा था? ये नंदवंश। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। और उसे नंदवंश के अंतिम शासक गणानंद को सत्ता से बेदखल करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। और सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किसका था राज? गणानंद का शासक था भाई। ठीक, आगे आ जाओ।
चलो भाई, अपनी सीरीज तो हो गई है ख़त्म। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अपने, मैं आशा यही करता हूँ अपने अच्छे से आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आप ये नोट्स बनाओगे ना, आप अपने दिमाग से और हाथ से लिखोगे, जब घिसोगे तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। और इन सब क्वेश्चनों को सब यानी 1 या 2 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। और अब जैसे ही नज़दीक आ रही है 5 और 6 तारीख, इसके पास ही हम 2-3 दिन एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, अपने हरियाणा की भी और साइंस की भी, हर एक यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसकी हर एक मैराथन क्लास लेके आएंगे। बस तैयार रहना। जब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है। जय हिंद।